हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आइए हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जो एनसीईआरटी से हम लोग पढ़ चुके थे। उसमें आज हम पढ़ेंगे पदार्थों का पृथक्करण। पदार्थों का पृथक्करण क्या है, आइए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। पृथक्करण का मतलब होता है यानी अलग करना। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चाय जब हम बनाते हैं तो चाय की पत्तियों को द्रव से यानी जो चाय होता है, चाय का जो पानी होता है, उससे अलग किया जाता है। पृथक्करण की कितनी विधियां होती हैं, इसको देखा जाए कि पृथक्करण कितनी इसकी विधियां होती हैं, कैसे कैसे इसको पृथक किया जाता है। पहला इसमें आता है हस्तचयन। हस्तचयन जैसे चावल अनाज से कंकड़ पत्थर को हाथों से चुनना हस्तचयन है। हस्तचयन विधि में चावल अनाज से पत्थर के टुकड़े, यानी कहने का तात्पर्य है कि हाथों से अनाज में से कंकड़ पत्थर को साफ किया जाता है, यानी हाथों का प्रयोग किया जाता है। ये हस्तचयन है। अगला आता है थ्रेसिंग। इसमें थ्रेसिंग आता है। थ्रेसिंग जो है डंडियों से अनाज को पृथक करने की क्रिया को थ्रेसिंग विधि है। यानी जैसा नाम से हमको देखने में लग रहा है कि थ्रेसिंग क्या है। इसमें थ्रेसिंग विधि से कैसे पृथक्करण किया जाता है, तो थ्रेसिंग विधि में जो है डंडियों से यानी डंडे की सहायता से अनाज को पृथक करने की प्रक्रिया जो होती है थ्रेसिंग विधि होती है। जैसे जो डंडे का प्रयोग करके और अनाज को पीट पीट करके अलग किया जाता है, वही थ्रेसिंग है। जैसे गेहूं, चावल, सरसों, तीनों में से थ्रेसिंग विधि का प्रयोग करते हैं। तीनों में यानी गेहूं, चावल और सरसों को जब उसके डंडी से अलग करते हैं, उसके तना से जब चावल को और गेहूं को, सरसों को अलग करते हैं तो डंडे से पीट करके उसको अलग किया जाता है। ये थ्रेसिंग विधि के अंतर्गत आता है। अगला आता है निष्पावन। निष्पावन विधि जो है पवनों या वायु के द्वारा मिश्रण से भारी व हल्का अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया है। पवनों या वायु के द्वारा यानी पवन या हवा के द्वारा मिश्रण से भारी व हल्का अवयवों को, भारी और हल्का जो अवयव होता है उसको अलग किया जाता है। अलग किया जाता है। अगला आता है चालन विधि। चालन विधि क्या है? चालन मिश्रण के दो ऐसे अवयव जिनके अमापों में अंतर होता है। चालन विधि में जैसे मिश्रण के दो अवयव जिनके अमापों में अंतर होता है, ये चालन विधि है। अब आगे पढ़ेंगे हम अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन क्या है। अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन क्या है? जल में मिट्टी का नीचे बैठना अवसादन है। जैसे मान लीजिए एक गिलास में हम जल डाल लेते हैं, उसमें मिट्टी डाल देते हैं, तो जो जल होता है वो ऊपर रह जाता है और मिट्टी नीचे बैठ जाती है। तो ये क्या है? अवसादन विधि है। नीचे मिट्टी का बैठना जो है अवसादन विधि है। और निस्तारण क्या है? निस्तारण जल में मिट्टी नीचे बैठी है, ऊपर से पानी को दूसरे बर्तन में अलग करना ही निस्तारण है। क्या कहने का मतलब है कि एक गिलास में जब हम जल डालें और मिट्टी डालें तो जल और मिट्टी, तो जल में मिट्टी का नीचे बैठना जो है अवसादन हुआ, और जो मिट्टी नीचे बैठ गई और ऊपर से पानी को दूसरे बर्तन में अलग कर लिया गया, वो निस्तारण हुआ। अब आता है निस्यंदन। निस्यंदन में क्या है कि छननी के द्वारा
दोनों को अलग करना, जैसे चाय का छानना। निस्यंदन विधि में छननी के द्वारा, यानी जो हम डाले थे, जैसे कि गिलास में जल डाले और उसमें मिट्टी डाले, तो जो मिट्टी था वो नीचे बैठ गया, वो अवसादन हुआ, और जो जल था वो जल को क्या किए कि अलग, जल में जो मिट्टी नीचे बैठी थी ऊपर से पानी को दूसरे बर्तन में अलग कर लिए, वो निस्तारण हुआ। और निस्यंदन क्या हुआ कि उसको छननी के माध्यम से दोनों को अलग कर लिए, तो ये निस्यंदन हो गया। जैसे चाय पत्ती को जब चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती को अलग छान करके कर देते हैं, ये निस्यंदन के अंतर्गत आता है। अगला आता है वाष्पन। वाष्पन विधि क्या है? किसी द्रव से वाष्प में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। किसी द्रव से वाष्प में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। अगला आता है संघनन। संघनन में देखते हैं कि एनसीईआरटी का कहना है कि वाष्प से द्रव को प्राप्त करना ही संघनन कहलाता है। वाष्प से द्रव को प्राप्त करना, हमने देखा कि वाष्पन जो था किसी द्रव से वाष्प में परिवर्तन, यानी द्रव को जब हम गर्म करते हैं तो वह वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो वो वाष्पन विधि होता है। और फिर वही वाष्प जो है पुनः फिर ठंडा होकर के द्रव में परिवर्तित हो जाता है, तो वो संघनन होता है। जैसे बारिश का होना, जैसे बारिश का होना संघनन विधि के अंतर्गत आता है। आगे हम पढ़े हैं तीसरा अध्याय। अब आप पढ़ेंगे अध्याय 4, सजीव और उनका परिवेश। आइए देखते हैं इसमें क्या है। शाक। शाक क्या होता है? हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाक कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं, जैसे पालक, धनिया, मेथी। ये सामान्यतः क्या होते हैं? छोटे होते हैं, जैसे पालक, धनिया और मेथी, ये शाक होते हैं। झाड़ी। तना कठोर होता है। झाड़ी का तना कठोर होता है, परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें हम झाड़ी कहते हैं। ये अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें हम झाड़ी कहते हैं। इनके तने सुदृढ़ गहरे भूरे होते हैं। किसके तने? इसके तने सुदृढ़ गहरे भूरे होते हैं, झाड़ी के। अगला आता है विसर्पी लता। विसर्पी लता क्या होता है? कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें विसर्पी लता कहते हैं। कुछ पौधे आसपास के ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं, ये पौधे आरोही कहलाते हैं। विसर्पी लता वो होता है कि जो अपने बल पर खड़ा नहीं हो पाता है, किसी और का सहारा लेकर के वो ऊपर चढ़ जाता है या भूमि पर फैल जाता है, वो विसर्पी लता होते हैं। ये पौधे आरोही भी कहलाते हैं। कौन? विसर्पी लता आरोही भी कहलाते हैं। अगला आता है तना। तना क्या है? तना, आइए देखते हैं कि तना क्या है। स्टीम, जिसको प्रांकुर भी कहते हैं। गिलास को 1/3 जल से भरे, गिलास को 1/3 जल से भरे, जल में लाल स्याही की कुछ बूंदें डालें। एक गिलास लेंगे और वो जो गिलास जो है जल से भरा हुआ रहेगा और उसमें कुछ स्याही की बूंद डाल देंगे। शाक के तने को आधार से काट करके गिलास में रखेंगे। लाल रंग के पानी से शाक का तना भी लाल हो जाएगा। यानी पानी में जब हम कुछ स्याही की बूंदें डाल देंगे और तने को आधार यानी तने का कुछ भाग काट करके और उस गिलास में रख देंगे, तब हम देखेंगे कि जो तना है
उसका भी रंग जो है लाल हो जाएगा, यानी उस पानी में तना भी लाल हो जाएगा, उस रंग का हो जाएगा जिस रंग का पानी था। तने का कार्य क्या होता है? तना में देख रहे हैं कि संवहन का कार्य करते हैं। तना जो होते हैं संवहन का कार्य करते हैं। इसमें कौन कौन सा काम करते हैं? संवहन में जाइलम भी होता है और फ्लोएम का भी कार्य होता है। संवहन का कार्य, तना का सबसे प्रमुख कार्य संवहन का कार्य करना है। तना जो होता है सबसे प्रमुख कार्य जो होता है संवहन का काम करता है। अब देखेंगे कि जड़ क्या होती है। जड़ें क्या होती हैं? जिसमें रेशेदार जड़ होती है, ऐसे जड़ जिसमें कई सारी जड़ें हों, रेशेदार हों, उसे रेशेदार जड़ कहते हैं। देखते हैं हम कि एक जड़ में कई जड़ें निकली होती हैं, वो क्या होती है? रेशेदार जड़ होती है। जैसे धान, गेहूं, धनिया आदि ये एक पत्री होते हैं, यानी धान का, गेहूं का, धनिया का जो जड़ होता है वो रेशेदार जड़ के अंतर्गत आता है। जड़ें मिट्टी से जल को अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी से जल को अवशोषण करती हैं, तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं या भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। पत्तियां जो होती हैं भोजन को संश्लेषित करती हैं, यानी भोजन बनाती हैं, या भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ों में जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम और टैपियोका आदि को हम खाते हैं। गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम ये जड़ वाले जो पौधे होते हैं, जो सब्जियां होती हैं, कुछ जड़ वाली होती हैं। जैसे में गाजर हुआ, मूली हुआ, शकरकंद हुआ, शलजम हुआ और टैपियोका आदि को हम खाते हैं। टैपियोका जो होता है केरल का मुख्य खाद्य पदार्थ होता है। टैपियोका से साबूदाना भी बनाया जाता है। ये कहाँ का मुख्य खाद्य पदार्थ है? केरल का। अब इसके आगे हम देखेंगे पुष्प क्या है। पुष्प जिसको फूल कहते हैं, फूल आवृत बीजी पौधे का एक महत्वपूर्ण और आकर्षक अंग है। फूल जो होता है आवृत बीजी पौधे का एक महत्वपूर्ण और आकर्षक अंग है। यह पौधे का जनन भाग होता है जो कि लैंगिक जनन के माध्यम से फल और बीज का निर्माण करता है। जो लैंगिक जनन के माध्यम से, यानी इसमें जनन की क्रिया होती है और इसी से क्या होता है? फल और बीज का निर्माण होता है। अब पुष्प के भाग कौन कौन से हैं? इसमें वाह्यदल पुंज को हम देख रहे हैं कि पुष्प का इसमें पहला भाग जो होता है वाह्यदल पुंज होता है। वाह्यदल पुंज क्या होता है? यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है। ये क्या है? पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। इसके भाग को वाह्यदल कहते हैं। इसी के भाग को क्या कहते हैं? वाह्यदल कहते हैं, जो आमतौर पर हरे रंग के होते हैं। हम देखते हैं कि जो पुष्प जो निकला रहता है और पुष्प जो कोढ़ी या मान लीजिए कि फूल फुलाया रहता है, उसी के नीचे हम देखते हैं कि हरे रंग का एक होता है और उसी को हम, यानी पुष्प के नीचे जो होता है वो हरे रंग का होता है, उसी को वाह्यदल कहते हैं, वाह्यदल पुंज कहते हैं। अब दलपुंज देखते हैं कि दलपुंज क्या होता है। यह पंखुड़ी होता है, कीटों और पक्षियों के परागकण के लिए आकर्षित करता है। कौन? दलपुंज जो होता है पंखुड़ी होता है,
या कीटों और पक्षियों का पराग कण जो होता है वो उस पर मत आकर्षित करता है, यानी कीट और पक्षी जो होते हैं पराग कण के लिए उस पर जाते हैं। अगला इसमें आता है पुमंग। यह पुष्प का नर जनन अंग है। इसके प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। यह जो है पुष्प का नर जनन अंग है। जैसा हम जानते हैं कि नर और मादा जनन अंग होते हैं, तो यह पुमंग जो होता है नर जनन अंग होता है। इसके प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं। अगला आता है जायांग यह पुष्प का मादा जनन अंग है। इसे स्त्री केसर भी कहते हैं। यह मादा जनन अंग है, इसे स्त्री केसर भी कहते हैं। किसको? जायांग को। देखते हैं कि यांत्रिक सहायता से पौधे को जमीन में बांध कर रखता है, यानी पौधा जो होता है जमीन में बंधा हुआ रहता है। पत्ती को देखते हैं कि पत्ती क्या है। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाती है। पत्ती जो होती है, जैसे ये पत्ती है और तने से जुड़ी है, तो ये क्या है? वो पर्णवृत्त कहलाती है। सिरा विन्यास क्या होता है? जालिका रूपी होता है और समांतर होता है। सिरा विन्यास जालिका रूपी और समानांतर होता है। जालिका रूपी जो होती है, जैसे पीपल का पत्ता जो होता है उसको हम देखते हैं कि जालिका रूपी में होता है। और समांतर में क्या होता है? एक समान होती है, यानी समान रूप से समांतर होता है। जैसे धान और गेहूं का पत्ता जो होता है समांतर में आता है, और जालिका रूपी में जैसे पीपल उपल का पत्ता हुआ वो जालिका रूपी में यानी जाली जैसा होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? देखेंगे कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। जल की बूंदें कहाँ से आई? इसमें वाष्पोत्सर्जन में देखते हैं कि जल की बूंद कहाँ से आई। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को एक पॉलीथीन की थैली से ढककर धागे से बांध देंगे। इसमें क्या करेंगे कि किसी पौधे की पत्ती वाली एक पौधा लेंगे और पत्ती वाली एक शाखा को क्या करेंगे कि पॉलीथीन से उसको ढक करके धागे से बांध देंगे। कुछ देर के बाद हम देखेंगे कि पॉलीथीन में पानी आ गया। ये पानी की बूंदे पत्ती से आया। कहाँ से आया? पत्ती से आया। जब हम वो क्या किए, शाखा को यानी पत्ती वाली शाखा को पॉलीथीन की थैली से ढक कर धागे से बांध दिया, तो कुछ देर के बाद हमने देखा कि पॉलीथीन में पानी आ गया। ये पानी की बूंदे पत्ती से आई। कहाँ से आई? पत्ती से आई। जल की यह बूंदे पत्ती से जलवाष्प के रूप में निकलती है। यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। यह क्रिया क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। इसी को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पत्तियों का कार्य क्या होता है? पत्तियों का कार्य जो होता है प्रकाश संश्लेषण का कार्य करना। प्रकाश संश्लेषण का सूत्र क्या है? 6CO2 प्लस 12H2O। ये क्या करता है? C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2, यानी ये मिलकर के प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। यही प्रकाश संश्लेषण है, यानी प्रकाश की उपस्थिति में पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। यही प्रकाश संश्लेषण है। ये पत्तियों का कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण का कार्य करना, वाष्पोत्सर्जन का कार्य करना और कीटों को आकर्षित करना। किसका कार्य होता है? पत्तियों का कार्य होता है। अब देखेंगे जड़ क्या होता है, जिसको रूट कहते हैं। तने का विकास बीज के प्रांकुर से होता है। तने का विकास बीज के प्रांकुर से होता है। वहीं पर जड़ का विकास मूलांकुर से होता है। वहीं पर जड़ का विकास मूलांकुर से होता है। जड़ के प्रकार।
जड़ के प्रकार जो होते हैं, मुसला जड़ होती है। मुसला जड़ में पौधों के मुख्य जड़ को मुसला जड़ कहते हैं। जैसे आम अमरूद की जड़ को मुसला जड़ कहते हैं। आम और अमरूद की जड़ को क्या कहते हैं? मुसला जड़ कहते हैं। जैसे आम, अमरूद ये जो होते हैं द्विपत्री होते हैं। क्या होते हैं? द्विपत्री होते हैं। जड़ के प्रकार में हमने मुसला जड़ देखा और एक हमने देखा, ऊपर मैं पढ़ा चुकी हूँ, रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ जो होती है, जैसे गेहूँ, धनिया और धान की जो होती है उसकी जड़ें जो होती है रेशेदार जड़ में आती हैं। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का ये पूरा अध्याय पढ़ चुके हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम थोड़ा सा जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें से छांट करके छोटा में ये वीडियो बना करके और आपको पढ़ा रहे हैं ताकि ज़्यादा किताब में ढूंढना न पड़े। और उम्मीद करते हैं कि ये हो सकता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ज़रूर लाइक एवं सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरा मनोबल आगे बढ़े। थैंक यू।